देखिएगा एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पे 1348 पे ट्रेड कर रहा है। एक रिवर्सल ट्रेड के लिए एस्ट्रल क्या इंप्रेस कर रहा है आपको क्या? देखिए, लोअर लेवल पे सपोर्ट तो डेफिनेटली लिया है और पिछले 2 दिनों से हम लगातार बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। लेकिन एक जो मेन रेजिस्टेंस है, अगर हम इंटरडे चार्ट पे देखेंगे तो वो 1360 के आसपास का आता है। तो जब 1360 के ऊपर निकलेगा तब आपको एस्ट्रल में खरीदारी करनी है। वो ब्रेक होगा तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1385 है वो भी टेस्ट हो सकता है और उसके ऊपर शायद 1410 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो अभी नहीं, 1360 के ऊपर खरीदारी करेंगे। ही नहीं, 1360 के ऊपर खरीदारी करेंगे। एस्ट्रल में काफ़ी वीकनेस रही थी एस्ट्रल में, और वहाँ पर अब इस समय रिकवरी आ रही है। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजय जी ने मार्केट को काफ़ी लंबे समय से ट्रैक किया है, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो घुमा कर बात नहीं करते, बेबाक बात करते हैं। जो उनका व्यू होता है वो अपने आप को हेज नहीं करते हैं उसके अगेंस्ट। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अजय जी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग। तो बताइए, इस समय मार्केट काफ़ी परेशान रहा है क्योंकि प्राइस वाइज इतना नहीं गिरा है मार्केट, लेकिन टाइम वाइज सबको ऐसा लग रहा है कि मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा है। 1.5 साल से मेरा पोर्टफोलियो या तो गिरा है या चला तो बिल्कुल नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ फिक्स इनकम मुझे अच्छा खासा रिस्क फ्री 8% दे रहा है, गोल्ड इतना बढ़ रहा है, तो मैं क्यों इस मार्केट में रहूं? आपका क्या व्यू है इस समय? देखिए, व्यू सेम है हमारा मार्केट में कि आज की तारीख में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, थीसिस के लिए बहुत ही आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि यार ये स्टॉक के अंदर में मेरे को जाना है और क्यों जाना है। पी मार्केट एक्सपेंशन में जाना है या कंपनी पी एक्सपेंशन में जाना है, प्रॉफिट एक्सपेंशन में। दो डिसीजन लेने आपने कि ये मैं स्टॉक इसलिए ले रहा हूं कि प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा और मार्केट बढ़ेगी, या मैं इसलिए ले रहा हूं कि इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। आप अगर दो बॉक्स टिक कर लेंगे, काफी सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके बड़े आसान हो जाएंगे। खास करके ग्लोबल मार्केट टर्मोइल तो देखा ही आपने। इंडिया के अंदर में जो इलेक्शन आ रहे हैं, उसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि सरकार को इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, और उस हिसाब से किसी भी चीज की महंगाई के लिए उनको तुरंत उस पर डायरेक्शन आएंगे। आपने देखा, स्टील इंडस्ट्री को देख लीजिए, शुगर को देख लीजिए, ऑयल को देख लीजिए, आयरन ओर को देख लीजिए। जहां जहां दाम बढ़े, उन्होंने, सरकार ने अपना टैक्स लगाया, और उसके ऊपर में इंडस्ट्री का जो स्टॉक मार्केट फॉर्च्यून है गिर गया। तो इलेक्शन तो जो विदेश में हो रहा है वो तो हो रहा है, पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्शन ईयर आते आते ये सरकार को बड़ा मुश्किल होगा दाम बढ़ाने देना किसी को भी, और उस हिसाब से किसी भी कंपनी में सुपर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट बहुत मुश्किल है देखना जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते हैं। ओके, बिल्कुल। अच्छा, तो अजय जी, अब ये जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है यूएस में, यूरोप में, इस सब जगह पर, इसको लेकर मार्केट थोड़ा नर्वस है। एक ही चीज़ को लेकर मार्केट दो बार लेकिन सेम रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। जो कई लोग कह रहे थे कि शायद लीमन मोमेंट अलग था, ये वाला क्राइसिस जो है वो शायद इतना बड़ा सिस्टमिक रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स की पिटाई काफ़ी हो रही है। फॉर एग्जांपल आईटी की काफ़ी पिटाई हो रही है क्योंकि वो बीएफएसआई सबसे बड़ा क्लाइंट है। अब क्या अप्रोच होगी आपकी? देखिए, ग्लोबल मार्केट का इम्प्लीकेशन बड़ा क्लियर है कि इंडिया का जो फॉरेन डेट रेजिंग कैपेसिटी है कंपनीज का, वो डेफिनेटली अब कॉम्प्रोमाइज होगा। एक तो प्लेयर कम होते आ रहे हैं, रिस्क एपेटाइट कम हो गई है। तो अनुज जी, जो भी हमारा रोल ओवर होगा फॉरेन करेंसी डेट का कंपनीज के अंदर में, वो काफी महंगे दाम पे होगा या बहुत मुश्किल से होगा। उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि मोस्ट कंपनीज ग्रोथ का तो अभी छोड़ दीजिए, अपना ये देखेंगे कैसे हमें रोल ओवर करना है अपने डेट को। तो इम्प्लीकेशन बैंक पे ज्यादा आपको कस्टमर्स पे आएगा, बिकॉज लार्ज कंपनीज इंडिया की जिन्होंने काफी सारी बॉर्विंग कर रखी है फॉरेन करेंसी डेट में, उनको उसको रोल ओवर करना है। नया डेट तो आई थिंक कोई अगले 12 महीने में नए डेट की तो कोई सोच ही नहीं रहा है। यही है कि हम कैसे अपना रोल ओवर कर रहे हैं डेट को। तो जो इम्प्लीकेशन है सीधा हमारे ग्रोथ पे आती है कि कंपनियों में अगर कैपिटल नहीं है, डेट लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे ग्रो करेंगी। और इंडिया के अंदर में रेट जो है 9, 11, 12, 13% के ऊपर में लेके तो आप ग्रोथ नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो टर्मोइल डायरेक्टली इफेक्ट करेगा बैंक्स को, ये तो मुझे कम लगता है हिंदुस्तान में, बट ये जरूर है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आज की तारीख में स्ट्रेस आएगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां को ट्रबल होगा उसको फॉरेन करेंसी डेट को करते हुए रोल ओवर। उनको लोकल डेट चाहिए होगा, इंटरेस्ट रेट हाई है यहाँ पे, और डिमांड जो कंप्रेशन आ रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में, उसमें छोटी कंपनियां, एमएसएमई, लघु उद्योगी कंपनियां जिनको काफी सारी आउटस्टैंडिंग खड़ी है नेशनलाइज बैंक्स को, इंडियन बैंक को, उसमें भी काफी स्ट्रेस आएगा। तो ये स्ट्रेस तो देखिए रातों रात नहीं आएगा अनुज जी, बट ये धीरे धीरे विजिबल होगा, और ये अगले 12 महीने में एक्सेंचुएट होगा। बिकॉज जैसे जैसे डेट कैपिटल कम होते जा रहा है मार्केट के अंदर में, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। नजर आएगा आपको इंडियन बैंकिंग में 12 महीने बाद में, जब एमएसएमई के अंदर में रिस्ट्रक्चरिंग इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, तब नजर आएगा। तो उसी लिहाज से देखते हुए दसम ने कहा कि इस मार्केट में
कुछ भी निवेश करना से आपका जोखिम ले रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्री ग्लोबली कंट्रैक्ट कर रही है, कैपिटल स्केर्स हो गया है, और इसलिए शायद बहुत अच्छी कंपनियां सरप्लस वाली ही चलेंगी। और आईटी का तो बिजनेस ही बीएफएसआई था, मेजर प्रॉफिटेबल बिजनेस था। उनमें तो अगर आप जो बैंकिंग इंडस्ट्री अपना कैपिटल संभालेंगी कि आईटी पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो उसको देखते हुए करेक्शन बिल्कुल ठीक है, वेट करिए, कोई जल्दी नहीं है इस मार्केट में खरीदने की। सबसे बड़ी बात है, आपके पास बहुत टाइम है खरीदने का इस मार्केट में। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। नमस्कार। मैं आपकी मेटल्स वाली उस कॉल पे आऊँगा, बात करूँगा, लेकिन सर उससे पहले, क्योंकि आप डिमांड और आई थिंक प्राइस को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल आपने अपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी किया, मैं एक सेक्टर पे आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। ऑटो, बढ़ती EMIs और साथ ही साथ ब्याज दरें, लेकिन साथ ही साथ प्राइस हाइक्स, मल्टीपल प्राइस हाइक्स आ रहे हैं। अभी टाटा मोटर प्राइस हाइक करेगा अप्रैल से, हीरो मोटर को आपने किए, और ऑटो में एक सीरियस स्लाइड हमने देखा भी है अच्छे स्टॉक्स में भी। ऑटो को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? आराम से साइडलाइन पे बैठिए, ऑटो में कोई जल्दी नहीं खरीदने की स्टॉक को, बिकॉज डिमांड नहीं बढ़ रही है। और जो आपने जो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट देखी थी, 1-1 लाख की, वो भी हट गई है, वेटिंग लिस्ट खत्म हो चुकी है। तो इस माहौल के अंदर में जब EMI बढ़ रही हैं, डिमांड नहीं है, इन्वेंट्री ज्यादा है, तो स्टॉक लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगले 12 महीने जैसे हमने कहा, स्ट्रेस जो रहेगा सिस्टम में वो आएगा कि आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंड, कार इज अ डिस्क्रिशनरी स्पेंड, टू व्हीलर इज अ डिस्क्रिशनरी स्पेंड फॉर मोस्ट पीपल। तो उसके लिए उनको कहां से खरीदेंगे, जब आपको EMI देनी है, या आपकी इनकम में प्रॉब्लम है, या आपकी नौकरी में ही प्रॉब्लम आपको आ रही है, या लघु उद्योग के अंदर में डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है, जो अपने टेक्सटाइल सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेगमेंट है इंडिया का, वहां पर डिमांड कंप्रेशन है। तो उसको देखते हुए इन स्टॉक्स को लेना इस समय कोई फायदा, मतलब मुश्किल लगता है मेरे को। और ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट भी कर रही ईवी स्पेस में, तो ये भी देखिए कि जो फ्री कैश फ्लो है इनका, जो डिविडेंड दे सकती थी ये कंपनियां, वो इन्वेस्ट कर रही हैं ईवी स्पेस में, उसकी रिटर्न अगले 5, 7, 9 साल में आएगी, अगर कितना आएगी देखना पड़ेगा। तो उस लहजे को देखते हुए ये सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का कोई रैशनल नहीं बनता आज की तारीख में। वो जरूर है, कभी कोई एक कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगी, बट सेक्टर वाइज 1 साल तक तो बहुत मुश्किल है कोई रिटर्न आना यहाँ से। अच्छा अजय जी, अब आते हैं मेटल्स पे। मतलब जिस मेटल की बुल फेज को आपने बहुत खूबसूरती से खेला, कन्विक्शन के साथ आप कमिटेड बन के बैठे रहे, वो इंडेक्स जो कि 1500 से करीब करीब 7000 गया, अब हायर लेवल से हल्का ही रिट्रेस हुआ है, बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है, इट्स हार्डली आई थिंक 5510 राइट नाउ। मेटल्स में इन शब्दों के बीच में जो आपका चुनाव रहा, स्लो डाउन, लैक ऑफ डिमांड, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए इस फीलिंग के बीच में? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हर करेक्शन को आप खरीदिए इस मार्केट के अंदर में, बिकॉज हमारा बड़ा कन्विक्शन ये है कि जैसे जैसे थोड़ी भी डिमांड बढ़ेगी इस सिस्टम के अंदर में, नई सप्लाई नहीं आ रही है इस मार्केट के अंदर में। आप देखेंगे एक्सप्लोरेशन, न्यू माइंस की डिस्कवरी ग्लोबली बहुत कम हो गई है, और जो इंडस्ट्री है वो काफी कॉन्सेंट्रेट हो गई है कुछ 5-7 प्लेयर के अंदर में। दुनिया के अंदर में, खास दुनिया में भी 4 प्लेयर रह गए, इंडिया में भी 3 या 4 प्लेयर रह गए जो मेटल के सेक्टर में आप खेल सकते हैं उसके साथ में। तो उसको देखते हुए कैपिटल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि नई माइंस को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ओल्ड माइंस, ओल्ड मेटल प्लेयर्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, अगले दशक तक ये बेहतरीन प्रॉफिट कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मोस्टली डीलेवरेज है और डिविडेंड यील्ड बेहतरीन डिविडेंड। और ये सब प्रमोटर्स, आप चाहे विदेश में देख लीजिए चाहे इंडियन कंपनी देख लीजिए, डिविडेंड हर क्वार्टर पर डिविडेंड आता है आपको, का रीजन कोई भी हो कि प्रमोटर को लोन चुकाना है या अपने लिए पैसा चाहिए, जो भी है, बट डिविडेंड आ रहा है। इस कंपनियों को डिमांड के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कि यही डिमांड रहेगी और नई सप्लाई नहीं आएगी तब भी बहुत प्रॉफिट कमाएंगे ये कंपनियां। तो उसको लहजे को देखते हुए ये एक सेक्टर है जहां पे कंपटीशन नहीं नया आ रहा है। या चाहे कार ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, कंज्यूमर ले लीजिए, जो भी सेगमेंट ले लीजिए, पेंट ले लीजिए, सब में नया कंपटीशन आ रहा है। माइंस एंड मेटल्स के अंदर में कोई भी नया कंपटीशन नहीं आ रहा है, और अगले दशक में बेहतरीन कैश फ्लो आएंगी इस कंपनीज की। प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मैं नहीं जानता हूं कितना बढ़ेगा, बट कैश फ्लो बहुत बेहतरीन होंगी जो डिविडेंड मिलेगा आपको। तो कैपिटल देखिए, डिविडेंड देखिए, डटे रहिए, करेक्शन पे खरीदिए, इसको इनकैश करने का कोई फायदा नहीं है।